सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। आज से कुछ टाइम पहले या कुछ महीनों पहले आपने बहुत बार सुना होगा कि बिटकॉइन का नाम, कि बिटकॉइन क्या सेफ है, क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिटकॉइन का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इलॉन मस्क का भी नाम उसके साथ इंटीग्रेटेड है, क्योंकि इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया, उन्होंने अपने बायो पे लिख दिया कि बिटकॉइन मतलब क्या है, कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होने लगे। शेयर मार्केट में वैल्यूज बढ़ने लगा। बिटकॉइन इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। उसके साथ साथ बिटकॉइन के साथ साथ एक ऐसा कॉइन है, मतलब एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो एज अ जोक स्टार्ट हुई थी बिटकॉइन को बीट करने के लिए, जिसका नाम था डॉजी कॉइन, और यू कैन से डॉगी कॉइन। सो इट्स ऑल्सो गेटिंग मोर पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो। सो कैन वी इन्वेस्ट इन दैट? सो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, क्या हमें बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में घुसना चाहिए, क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। सो आज हम उन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आज आपको एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ। बहुत पहले बिटकॉइन, आज आपको पता ही होगा इंडिया में एक बिटकॉइन का रेट कितना है। इट्स मोर देन 35 लाख और 30 to 40 लाख के बीच में वेरी होता रहता है एक बिटकॉइन का वैल्यू। बट आज से 10 साल पहले 22 मई को 2010 में एक आदमी ने सिर्फ एक पिज्जा के लिए बहुत ज़्यादा भूखा था, तो उसने 10,000 बिटकॉइन दिए एक पिज्जा के लिए। तो 10 साल पहले उस 10,000 बिटकॉइन का वैल्यू सिर्फ $40 के अराउंड था। तो उसने वो पिज्जा खरीदा और वहां पे उसने $10,000 पे की। इट वॉज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इन द बिटकॉइन, सो यू कैन बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट। और उसके बाद टेस्ला ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया है, इलॉन मस्क ने, कि अब टेस्ला की जो वो लेन देन होगी, जो ट्रांजेक्शन्स होगी, वो बिटकॉइन के बेसिस पे आप बिटकॉइन बेच के आप कार खरीद सकते हो, कार बाय कर सकते हो। सो ऐसा बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हमारे मार्केट में आ रहा है, और क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू इलॉन मस्क एंड अकॉर्डिंग टू मेनी टेक एक्सपर्ट्स। But if you talk about the investors like Warren Buffett and all, they are all saying Bitcoin is just a waste of time. So what may be the good possibilities we can come out of it? अब जिन्हें बिटकॉइन के बारे में बिल्कुल नहीं पता या क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता, तो उनके लिए एक शॉर्ट और सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन दे देना चाहता हूँ कि होता क्या है। बिटकॉइन एक छिपा हुआ पैसा है। मतलब क्या, आपको कैसा लग रहा है छिपा हुआ? क्योंकि जो क्रिप्टो का मीनिंग आप समझ लो, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और सीक्रेट। करेंसी मतलब आप जानते ही रहोगे, पैसे होते हैं, और मनी बोल सकते हो। तो छिपा हुआ पैसा या फिर हिडन मनी, जो कि इनविजिबल है, जो आप देख नहीं सकते हो, पर वो एग्जिस्ट है। पर कहाँ है वो? इंटरनेट की दुनिया में एग्जिस्ट है, पर आप उसको टच नहीं कर सकते हो, उसको फिजिकली हैंड में नहीं ले सकते हो। उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। बट वैसे ही इसे बिटकॉइन कहा जाता है। बिटकॉइन इज नॉट एनी टाइप ऑफ कॉइन, या फिर कुछ ऐसा कॉइन नहीं जो हमारे पास होते हैं 5 रुपए 10 रुपए या फिर कैसे भी कॉइन, वैसे नहीं है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, इसमें बिटकॉइन इज वन ऑफ द लीडिंग कॉइन्स, मतलब कि टॉप पे चल रहा है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोगों के बीच में पॉपुलर है और बहुत लोगों ने इसे खरीद रखा है। तो जितना ज़्यादा इसकी माइनिंग करी जाती है, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको बाद में। पर बिटकॉइन का आप मतलब समझ लो कि एक छिपा हुआ पैसा जिसे आप छू नहीं सकते हो और देख नहीं सकते हो, बट वो एग्जिस्ट करता है, राइट। जैसे कि आप पैसे की बात कर लो, अगर हम समझ लेते हो बिटकॉइन आया क्यों है, इंडिया मार्केट में क्यों आया, वर्ल्ड वाइड मार्केट में कैसे आया। तो सतोशी नाकामोटो नाम का एक आदमी था, से कई साल पहले 2010 में उसने एक पेपर रिलीज किया था, जहाँ पर उन्होंने बताया था उनको क्या लगता था, जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, जो एक पैसा कंट्रोल करती है 2010 के टाइम में। ये जानने से पहले आप समझ लो कि आज से कई साल पहले हम जो ट्रांजैक्शन करते एक दूसरे के बीच में कैसे करते थे। हम एक दूसरे को कोई ना कोई सामान देते थे, कोई अनाज देता था, कोई चावल दिया तो उसको बेसिस पे गेहूँ लेते थे, या फिर गेहूँ देखिए फिर गेहूँ लेते थे। उतना अमाउंट में हम ट्रांजैक्शन करते थे, हमें जो भी चीज़ की नीड थी। उसके बाद जब कुछ और साल बीत गए, जब राजा महाराजाओं का टाइम आ गया था, तब लोग गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज में डीलिंग करने लगे। मतलब कि कुछ गोल्ड देते थे, 1-2 कॉइन दे दिए थे गोल्ड के, सिल्वर की, उस बेसिस पे लोग प्रोडक्ट बाय करते थे, उस हिसाब से लोग खरीदारी करते थे। धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये तय हुआ कि हम गोल्ड के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट होना चाहिए। तो कुछ और टाइम बाद एक बैंकिंग सिस्टम आया, जहाँ पे गोल्ड को रखा जाता था और उसके बेसिस पे लोगों को कुछ अमाउंट दिया जाता था, कुछ पैसे दिए जाते थे। तो उस टाइम तक ऐसा लॉ था कि हाँ, इतना गोल्ड है हमारे बैंक में, तो उसके बेसिस पे आप इतनी मनी रख सकते हो, और इस मनी का वैल्यू आपके गोल्ड के बराबर होगा, और आप वो पैसे को मार्केट में यूज़ कर सकते हो। तो उससे हमारा वैल्यू डिसाइड हो गया था कि हाँ, ये 500 रुपये, ये 1000 रुपये, मैंने जो गोल्ड दिया है इसका 200 रुपये है, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा था कि आप गोल्ड काट के, ये लो मेरे को इतना गोल्ड है मेरे पास, तो मैं उसको कटिंग करके आपको क्लॉथ लेता हूँ, नहीं, उसके लिए कुछ अमाउंट चाहिए था, तो पैसे में कन्वर्ट होने लगा। फिर एक टाइम ऐसा है कि इसको सेंट्रलाइज करना पड़ा कि अनलिमिटेड कितना भी पैसा जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए कुछ रूल्स या लागू होने चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए। तो एक जब लॉ फॉर्म हुआ, तो गवर्नर का आप जानते रहोगे, हर नोट के ऊपर साइन रहता है और वहाँ पे लिखा रहता है उसके अमाउंट। अगर वो साइन और उसका अमाउंट वहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, गवर्नमेंट के सिग्नेचर नहीं होगा गवर्नर का, आप जानते रहोगे वहाँ पर, यहाँ देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ऐसा अगर सिग्नेचर नहीं है तो उस
नोट की या उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। आखिरकार वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, पर उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि हमारे मार्केट में हमारी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, सेंट्रलाइज है, उसमें कुछ कोड्स लगे हुए हैं, कुछ सिग्नेचर्स है, उसमें कुछ फॉर्म है जो कि पूरे मार्केट में रेगुलेट हो रहा है। सर्कुलेशन में पता चल रहा है कि किसने कितना पैसा कहाँ कहाँ दिया है, कहाँ कहाँ लिया है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है हमारे पैसे पे। जो सतोशी नाकामोटो आज से कई सालों पहले इन्होंने सोचा था कि एक ऐसा कुछ क्रिप्टो करेंसी बनाया जाए, ऐसा कुछ सोचा था कि ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट का ये थोड़ा उनको गलत लगा था। उस टाइम पे सतोशी नाकामोटो ने ऐसा रिलीज किया था एक पेपर, और लोग नहीं जानते वो पेपर में क्या था, किस बेसिस पर रिलीज हुआ, क्या हुआ। पर बिटकॉइन एज ए ओपन सोर्स मार्केट में आ चुका था, क्रिप्टो करेंसी की डिमांड आ चुकी थी। ये ओपन सोर्स था, कोई भी इसमें जुड़ सकता था, कोई भी बिटकॉइन माइनिंग कर सकता था, और आप भी चाहो तो कर सकते हो। पर ये कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ टाइम में। तो कुछ इस तरीके से सिलसिला स्टार्ट हुआ, और आज बिटकॉइन की वैल्यू आज से कई सालों पहले जब मैं बताया आपको कि $40 10,000 बिटकॉइन देके उसने एक पिज़्ज़ा खरीदा था, तो आज अब 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू है अराउंड $250 मिलियन, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे हो चुके हैं। कई लोगों को इस बात का डर है कि इंडिया में बिटकॉइन बैन हो जाएगा। क्या रियली बैन होने वाला है? क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल पास किए हैं, जो रूल्स है रेगुलेशन की बात चल रही है, कुछ संसद भवन में जो पेश किए जा रहे हैं, कुछ बिल्स दिखाए जा रहे हैं, जो बिल निकला है बिटकॉइन के नाम का क्रिप्टो करेंसी के लिए, ऑल प्राइवेट करेंसी शुड बी बैन और वी कैन रेगुलेट ऑल द प्राइवेट करेंसी, ऐसा जो चल रहा है लॉ, तो इसके वजह से लोग काफ़ी डर रहे हैं। तो बिटकॉइन या फिर करेंसी बैन नहीं होगी प्राइवेट करेंसीज, बट इसको रेगुलेट किया जाएगा, इसको कुछ ना कुछ इसमें सिस्टम लाए जाएंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी बिटकॉइन या फिर जो भी मनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो उनको पता चले। क्योंकि गवर्नमेंट को किस बात का डर है यहाँ पर, ऐसे 3 रीजन बताता हूँ जिसकी वजह से लोगों को, गवर्नमेंट को डर है कि हमारे इंडिया में अगर क्रिप्टो करेंसी चलेगी तो कुछ 3 चीज़ें नुकसान हो सकती है। पहला चीज़ का डर है कि हमें पता ही नहीं है कि एंड टू एंड जो मनी जा रहा है कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, पता नहीं है। ठीक है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है या फिर टेररिज्म के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं पता चलेगा, और कितना भी पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं यहाँ से वहाँ। दूसरा ये कि हमारे पास जो सिस्टम है ये, इसको कोई गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं करती, या फिर कोई भी बिटकॉइन को रेगुलेट नहीं करता, कोई भी कंट्रोल नहीं करता। बिटकॉइन इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी वन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो कि वर्ल्ड वाइड जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिटकॉइन जो ट्रांजैक्शंस होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, मतलब किसी ने अपने एक बिटकॉइन किसी बी को सेंड किया है, तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो ट्रांजैक्शंस आईडी है, ये पूरे कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड घूम रहा है, और किसके पास है कोई नहीं जानता। जो हमारा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, जो एरिया है, तो क्रिप्टो करेंसी के बीच में कितने सारे क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं आपको टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी बता देना चाहता हूँ, जिसमें पहले नंबर पे आता है बिटकॉइन, फिर इथेरियम, फिर लाइटकॉइन, फिर कार्डेनो, फिर पोल्काडॉट, फिर बिटकॉइन कैश, स्टेलर, चेनलिंक, बाइनेंस कॉइन एंड थेटर, एंड देयर आर लॉट मेनी कॉइन्स। बट जो फेमस कॉइन है ये सारे कॉइन्स के बाद वो है डॉज कॉइन, क्योंकि इसके पीछे का जो रीज़न है वो है इलॉन मस्क। वीडियो देख लो जहाँ पर ये इलॉन मस्क कहते हैं कि डॉज कॉइन इज स्टार्टेड एज अ जोक बट इज नाउ एज एग्जिस्टिंग मनी। ये एक फॉर्म ले चुका है एक रियल वर्ल्ड मनी का। Invented as a joke, as essentially to make fun of cryptocurrency, and that's why I think there's like an argument like fate loves irony. Like the most entertaining outcome is the most. What would be the most ironic outcome? That the currency that was invented as a joke, in fact, becomes the real currency. Right? No, absolutely. So, to the moon. To the moon. Do you still believe in humanity? Does humanity have a chance? Yeah, I think so. रिसेंटली इलॉन मस्क ने काफ़ी ज़्यादा ट्वीट किए हैं डॉज कॉइन को लेके, जिसकी वजह से डॉज कॉइन या फिर डॉगी कॉइन का भी जो मार्केट वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इंडिया में इस डॉज कॉइन का रेट चल रहा है 1 डॉज कॉइन इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़, मतलब एक डॉज कॉइन की वैल्यू सिर्फ 5 रुपये है। अगर आप चाहो तो इस डॉज कॉइन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बिटकॉइन की वैल्यू है 35 लाख 34 लाख, मतलब ये वेरी होती है लैक्स में, मतलब 30 लाख प्लस एक बिटकॉइन की वैल्यू है। पर उसी जगह एक डॉज कॉइन की वैल्यू 5 या 10 रुपये। अगर आपको स्टार्ट करना है ट्रेडिंग, अगर आप कॉलेज में हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ले सकते हो 5-10 रुपये के कॉइन्स, जहाँ पे आप इधर उधर खाने में खर्च कर सकते हो, 20-25-50 रुपये तक के आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ 4 या 5 डॉज कॉइन रख सकते हो अपने पास। क्या पता आने वाले टाइम में इस डॉज कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, क्या पता एक डॉज कॉइन की वैल्यू भी मोर देन 10 लाख चली जाए। तब सोचो आपके पास आज 50 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे, आने वाले टाइम में आपके पास 50 लाख से ज़्यादा का भी फंड हो सकता है।
क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में डॉज कॉइन ने भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आखिरकार कहाँ से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, हमें कौन से वेबसाइट पे जाकर पता चलेगा कि हमें डॉज कॉइन खरीद सकते हैं। उसके लिए आप बाय यू कॉइन में जा सकते हो या फिर बिट PNS में जा सकते हो या फिर ज़ैपपे। ये 2-3 वेबसाइट्स है जहाँ पर आप जाकर सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वेरीफाई करके आप अपना अकाउंट बना सकते हो। आपका KYC इसी में हो जाएगा और आप 5-10 रुपये में 20 रुपये आपको जितने भी डॉज कॉइन चाहिए खरीद सकते हो। आप यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, बट मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये आने वाले टाइम में इस डिपेंड करता है कि आपको किसे खरीदना चाहिए किसे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आपके पास पैसे है, एक्स्ट्रा मनी है, जिससे खोने का आपको डर नहीं कि पैसे चले भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बिटकॉइन में। पर अगर बिटकॉइन लिटकॉइन जितने भी कॉइन है आप इसमें इन्वेस्ट तभी करना जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी, आपको लगता है कि हाँ ये पैसे अगर डूब भी गए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं है तो अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप डॉज कॉइन से भी स्टार्ट कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट डॉज कॉइन एंड बिटकॉइन। अब यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं हमें बिटकॉइन चाहिए, तो बिटकॉइन कैसे मिलेगा। तो जिन्हें डॉज कॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन ये सारे नहीं चाहिए, उनको सिर्फ बिटकॉइन ही चाहिए, तो उसके लिए आप जो वेबसाइट्स मैंने बताया आप यहाँ पे जाके पैसे दो और वहाँ से बिटकॉइन बाय कर लो। ये फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये कि आप कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर आपने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की है, तो उसके बदले में आप एज अ चार्ज आप बिटकॉइन ले सकते हो। ये दूसरा मेथड हो गया। थर्ड मेथड ये कि आप बिटकॉइन एक्सचेंज कर सकते हो किसी ऐसे रिलेटिव्स के साथ। जैसे कि आप किसी को जानते हो जिसके पास बिटकॉइन है, आप उसके बिटकॉइन ID ले सकते हो, उसके ID से आप 0.2% बिटकॉइन आप अपने नाम पे रजिस्टर करके रख सकते हो। और जैसे कि क्योंकि एक बिटकॉइन लोग ऐसे ही करते हैं, एक बिटकॉइन है तो उसको काफ़ी लोगों में लोग बांटते हैं, 0.2, 0.4 ऐसे ऐसे करके बिटकॉइन बढ़ता भी है। बिटकॉइन मैक्सिमम 8 टर्म्स में बढ़ सकता है, 8 लोगों तक बांटा जा सकता है एक बिटकॉइन। तो ऐसे आप बिटकॉइन एक दूसरे से ले सकते हो। फोर्थ मेथड ये होता है कि बिटकॉइन माइनिंग। तो बिटकॉइन आप माइन करके भी ले सकते हो। आप माइनिंग करके, कुछ मैथ्स के टर्म्स होते हैं, कंप्यूटर मैथमेटिक्स होते हैं, जहाँ पर आप सॉल्व करके आराम से बिटकॉइन जनरेट कर सकते हो। तो आखिरकार ये बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है, बिटकॉइन माइनिंग क्या आप कर सकते हो। तो हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट है, एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है, ग्राफिक यूनिट है, तो ईजिली आप जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास GPU अच्छा है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आप आराम से बिटकॉइन ले सकते हो। सो व्हाट इज़ बिटकॉइन माइनिंग। तो बिटकॉइन माइनिंग आखिरकार होता क्या है। तो जैसा कि हमने बात करी कि बिटकॉइन या फिर किसी भी मनी को, ये डिसेंट्रलाइज मनी है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, मतलब कि कोई भी किसी का कंट्रोल नहीं है बिटकॉइन पे या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे। तो इसको जो लेन देन कर रहा है, तो आखिरकार कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इसके बीच में भी तो कोई तो होगा, क्योंकि आपने किसी को पैसे भेजे हैं, किसी को बिटकॉइन भेजा है, तो उसको रेगुलेट तो किया जाता होगा ना। तो आखिरकार कौन कर रहा है उसे रेगुलेट, तो वो होते हैं बिटकॉइन माइनर्स, या फिर आप बोल सकते हो ग्राफिकल माइनर्स, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट जो प्रोसेस करवाते हैं। जैसे कि इनका आपने मान लो अगर आपके घर में कंप्यूटर है, ठीक है, आप बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हो, तो आपके पास कुछ मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आएंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पर वो जो सॉल्व होने के लिए जो प्रोसेस है, ये ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है जो आपके पास ये आया है, एक क्वेश्चन आपके पास जनरेट हुआ है। ये क्वेश्चन जनरेट ही इसलिए होता है कि जब कोई A to B कोई किसी को पैसे भेज रहा होता है, तो उसको प्रोसेस होने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन फी लगते हैं। तो जो कुछ % ट्रांजैक्शन फी होता है, अगर आपने एक बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन को किसी को सेंड किया है, तो उसे प्रॉपरली प्रोसेस होने के लिए उसे कुछ पावर चाहिए, तो उसको पावर प्रोवाइड करते हैं बिटकॉइन माइनर्स। कुछ मैथ्स के सम्स होते हैं जो मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के टर्म्स होते हैं, तो उसे सॉल्व करते हो लोग और प्रॉपर प्रोसेस करवाते हैं। एक ट्रांजैक्शन A to B पैसा आराम से ताकि स्मूथली पहुंच जाए, उसको प्रोसेस करने के लिए जो काम चलता है, ये ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ये GPU वाले, मतलब जिसके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन है, वो कर सकता है। वो अपनी घर के कंप्यूटर के प्रोसेस को लगाता है उसमें और ट्रांजैक्शन करवाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से बिटकॉइन माइनिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है। और कोई नहीं जानता कि ये कौन बिटकॉइन माइनिंग का किसने किस ट्रांजैक्शंस के बीच में ये ट्रांजैक्शन करवाया है, किसने प्रोसेस किया है। तो यहाँ तक कि जो बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है उसे खुद नहीं पता रहता है कि वो किस आदमी का, मतलब उसके पास पता नहीं कि ये इंसान है जो अमेरिका से इंडिया में इस आदमी को पैसे भेज रहा है, उसे नहीं पता रहता। उसके पास सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म है, उसके पास एक क्वेश्चन आता है जहाँ पर वो सॉल्व कर रहा है बस, और उसको प्रोसेस हो रहा है, पैसा प्रोसेस होकर A to B ट्रांसफर हो जा रहा है। सिंपल इतना ही टर्म है बिटकॉइन माइनिंग में। और जो कंसेप्ट है इसे कहा जाता है ब्लॉकचेन का कंसेप्ट। जब बिटकॉइन माइनिंग हो गई तो उसने जो ट्रांजैक्शन फी यहाँ पे बची है, जो A to B जो पैसे चले गए, उसे भी कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। तो वैसे ही वो भी बिटकॉइन जनरेट कर रहा है।
मतलब कि अब बिटकॉइन, उसके पास भी एक बिटकॉइन आ चुका है, उसके सिस्टम में एक बिटकॉइन आ चुका है। अब ये क्या करेगा, अब ये भी किसी को अगर बिटकॉइन भेजना चाहेगा तो उसके पीछे भी कोई ना कोई ग्राफिकल, कोई ना कोई ऐसा बैठा जो इस बिटकॉइन माइनिंग को काम कर रहा है, जो इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री बन चुकी है जहाँ पर ऐसे सॉल्विंग किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस लगे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स लोगों ने लगा रखे हैं जहाँ पे जीपीयू माइनिंग हो रही है, मतलब ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का, जिसके वजह से पूरा इंडस्ट्री क्रिप्टो करेंसी की चल रही है। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट बिटकॉइन माइनिंग। और जैसा कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसको कोई भी सेंट्रल कंट्रोल नहीं कर रही है, तो बस इंडिया वाले ये चाहते हैं कि अब इसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जो बिल पास हुआ है आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि इसे रेगुलेशन के लिए बात हुई है, ना कि बैन करने की बात हुई है। तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा, यहाँ पे पता किया जाए, इन्हें ऑथेंटिकेशन चाहिए कि कौन सा पर्सन किस पर्सन को पैसे ट्रांसफर कर रहा है, बस उसका डेटा उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरी बात तो ये कि जो इंडिया की जो पर्सनल करेंसी आएगी, जो आरबीआई ने नोटिस जारी किया था जहाँ पर उन्होंने बोला है कि इंडिया की पर्सनल एक क्रिप्टो करेंसी आएगी ब्लॉकचेन के कंसेप्ट पे, बट यहाँ पर इसे रेगुलेट किया जाएगा। हमें पता चलेगा, केवाईसी किया जाएगा, पैन कार्ड के डिटेल्स से पता किया जाएगा कि आखिरकार ये किसने किसको पैसे भेजे हैं। बस ये सारे रेगुलेशंस आ सकते हैं, बट इसे बैन नहीं किया जाएगा। होप यू अंडरस्टूड अबाउट द बिटकॉइन एंड एवरीथिंग, ऑल यू हैव कंफ्यूजन्स अबाउट इट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।